गुड मॉर्निंग। सो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ होमोमॉर्फिज्म की काउंटिंग स्टार्ट करी थी और लास्ट जो हमने डिस्कस करा था द नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जी टू एनी ग्रुप जी डैश। और इससे पहले हम प्रूफ कर चुके हैं कि एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू जेड साइक्लिक ग्रुप के चैप्टर में। और इसको आइसोमॉर्फिज्म शो करने के लिए दिस इज द मैपिंग विच इज 1 1 ऑन टू एंड होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो अगर मैं G से G डैश पे होमोमॉर्फिज्म काउंट करूं या Z से G डैश पे काउंट करूं, दोनों क्या होंगी? सेम होंगी। और हमने अज्यूम करा था कि F इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z टू G डैश। तो F किस टाइप का एलिमेंट मैपिंग था? F ऑफ K इक्वल टू एक्स टू द पावर K, और जो X है वो किसका एलिमेंट था? G डैश का एलिमेंट। और X चेंज करेंगे तो मैपिंग क्या होगी थी? चेंज होगी थी। इससे हमने डेरिवेशन किया था द नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम any infinite cyclic group to any group is equal to order of G dash। और ये आपका होमवर्क था कि नंबर ऑफ 1 1 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z टू G डैश और नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z टू G डैश। ठीक है, तो यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमने अभी तक डिस्कस किया इसको समराइज कर लेते हैं कि इफ G is an infinite cyclic group, G कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है एंड G डैश बी एनी ग्रुप, तो G डैश पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। G डैश में भी फाइनाइट, इनफाइनाइट, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, अबिलियन, नॉन अबिलियन, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सबसे पहला हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि जो G आएगा इट मस्ट बी आइसोमॉर्फिक टू Z। और F एक मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं विच इज फ्रॉम Z टू G सच दैट F ऑफ K इज इक्वल टू A टू द पावर K फॉर एवरी K बिलोंग्स टू Z। और यहाँ जो G है इट इज जनरेटेड बाई A, तो ये जो F आएगी इट इज 1 1 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। और इस मैपिंग की हेल्प से हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Z। और जितने भी आइसोमॉर्फिक ग्रुप होते हैं उनकी सारी प्रॉपर्टीज हमेशा क्या होती हैं? सेम होती हैं। नेक्स्ट वन इज तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू G डैश डिस्कस करूं या नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z टू G डैश डिस्कस करें, ये हमेशा क्या होंगी? सेम होंगी, क्योंकि G और Z क्या हैं? आइसोमॉर्फिक है। तो G को Z से रिप्रेजेंट कर सकते हो और Z को G से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ये इक्वल टू आया था आपके पास ऑर्डर ऑफ G डैश। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ homomorphism from Z to S3, तो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा? 6, क्योंकि S3 का ऑर्डर क्या है? 6। या नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z टू से Q8, तो Q8 का ऑर्डर क्या है? 8। तो एग्जैक्टली कितनी होमोमॉर्फिज्म मिल जाएंगी? 8 होमोमॉर्फिज्म। दस सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, एक और एग्जांपल इसी टाइप से लिख सकते हो, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z टू Q प्लस। इस Q प्लस का ऑर्डर क्या है? इनफाइनाइट। तो Z से Q प्लस पे होमोमॉर्फिज्म कितने हो जाएंगी? इनफाइनाइट। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टास्क है द नंबर ऑफ 1 1 homomorphism from J to G डैश। तो G से G डैश पे काउंट करूं या Z से G डैश पे काउंट करूं, दोनों हमेशा क्या होंगी? सेम होंगी। ठीक है, तो उससे पहले कुछ और कैलकुलेशन करता हूं, देन इसको डिस्कस करेंगे। तो और अज्यूम कर लेते हैं कि लेट F is a mapping from Z to G dash
एंड एफ इज 1 होमोमॉर्फिज्म। तो कब एग्जिस्ट करेगी उसके लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो मैंने एक मैपिंग डिफाइन कर ली एफ फ्रॉम जेड टू जी डैश, और एफ क्या है 1 एंड होमोमॉर्फिज्म। और हमने डिस्कस करा था कि अगर कोई भी मैपिंग 1 होमोमॉर्फिज्म है तो कर्नल ऑफ एफ शुड बी ट्रिवियल और एम्प्लाइज z बाई कर्नल ऑफ एफ आइसोमॉर्फिक टू z और आइसोमॉर्फिक टू एफ ऑफ z। क्लियर है? और एफ ऑफ z जो रेंज है वो किसका सब ग्रुप होगा? g डैश का। तो किसी भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप से किसी भी रैंडम ग्रुप पे 1 होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करने के लिए इस g डैश ग्रुप में z के आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप मिलना चाहिए। अगर ऐसा कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो 1 होमोमॉर्फिज्म डज नॉट एग्जिस्ट। आई थिंक ये क्लियर है। तो यहां से फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन आगे जाके लिखूंगा। तो यहां क्या है कि इफ एफ फ्रॉम जेड टू जी डैश 1 होमोमॉर्फिज्म, तो implies there exists H which is a subgroup of G dash such that H should be isomorphic to Z। और अगर G डैश के पास Z के आइसोमॉर्फिक सबग्रुप है तो G डैश का ऑर्डर क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट। तो सेकेंड इंफॉर्मेशन, एंड ऑर्डर ऑफ G डैश शुड बी इनफाइनाइट। क्लियर? तो अगर ये Z यहां एग्जिस्ट नहीं करेगा तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी 1 होमोमॉर्फिज्म। और अगर Z G डैश में एग्जिस्ट कर गया, यानी कि Z के आइसोमॉर्फिक सबग्रुप एग्जिस्ट कर गया G डैश में तो कितनी 1 होमोमॉर्फिज्म है वो डिसाइड करना है। तो बेसिकली यहां क्या हो रहा है, आपके पास डोमेन Z था, कोडोमेन G डैश है, और एक F मैपिंग आपने डिफाइन किया विच इज 1 एंड होमोमॉर्फिज्म। तो ये जो FZ आएगा, ये अज्यूम कर लेते हैं कि FZ है, वो किसके आइसोमॉर्फिक है? Z के आइसोमॉर्फिक है। तो बेसिकली मुझे इस Z के सारे एलिमेंट्स को कहाँ मैप करना है? FZ पे मैप करना है। तो इसके आउटसाइड में जो एलिमेंट्स हैं उनकी मुझे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इस Z से इस Z पे मुझे F डिफाइन करना है। इसके अलावा रिमेनिंग एलिमेंट्स की मुझे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। रिमेनिंग एलिमेंट्स का इमेज एग्जिस्ट करे या डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि रेंज क्या फिक्स हो गया? Z फिक्स हो गया। तो अब काउंटिंग करनी है कि ऐसी कितनी 1 होमोमॉर्फिज्म बना सकते हैं। ठीक है, तो वो 1 होमोमॉर्फिज्म किस पे डिपेंड करेंगी? सबसे पहले कितने ऐसे सब ग्रुप हैं G डैश में जो Z के आइसोमॉर्फिक है, और अगर एक सब ग्रुप मिल गया जो Z के आइसोमॉर्फिक है तो कितनी ऐसी 1 होमोमॉर्फिज्म कर सकते हैं। अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है जो Z के आइसोमॉर्फिक है, तो मुझे Z से लेके Z पे कौन सी मैपिंग बनानी है? 1 होमोमॉर्फिज्म। और अगर Z से Z पे 1 होमोमॉर्फिज्म होगी तो वो डेफिनेटली Z से G डैश पे भी 1 होगी, क्योंकि कोडोमेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करने पे फंक्शन 1 चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज क्या हो रहा है? यहाँ डिस्टिंक्ट आ रहा है। तो अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट कितने भी ऐड कर लो, इफेक्ट कहाँ आएगा? ऑन टू पे। 1 पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो अगर मैं काउंट कर लूँ नंबर ऑफ 1 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z टू Z, ठीक है, तो हर Z के लिए उतनी 1 होमोमॉर्फिज्म हो जाएंगी, और जितने Z के लिए चॉइसेस होंगी उतने टाइम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो प्रोसीजर क्या है? तो दिस इज इक्वल टू K इंटू नंबर ऑफ 1 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z टू Z। और यहां K जो है वो क्या है? K इज नंबर ऑफ सबग्रुप्स in G dash which are isomorphic to Z। हर Z के लिए काउंट करेंगे और जितने ऐसे सब ग्रुप होंगे सबके लिए डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है,
तो मेरा यहाँ टास्क क्या आ गया, अब हमें 1 होमोमॉर्फिज्म काउंट करनी है फ्रॉम Z to Z। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस पूरी कैलकुलेशन को करने से पहले मैं एक और कैलकुलेशन करता हूँ, द नंबर ऑफ और काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G to G डैश। यहाँ G एंड G डैश बोथ आर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। तो यहाँ जो G और G डैश है ये दोनों क्या हैं, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैं। तो यहाँ मैं काउंटिंग करूँगा, तो सबसे पहले काउंटिंग करना है नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G, वो किसके आइसोमॉर्फिक है, Z के, टू G डैश, वो भी किसके आइसोमॉर्फिक है, Z के। तो बेसिकली मुझे Z से Z पे होमोमॉर्फिज्म काउंट करनी है। ऑलरेडी काउंट करके आ चुके हैं, कितनी होंगी, इनफाइनाइट होंगी। तो मैं कौन सी होमोमॉर्फिज्म आएंगी वो भी काउंट कर लेता हूँ। ये रियल में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वैसे अगर F एक होमोमॉर्फिज्म है विच इज फ्रॉम Z+ टू Z+, अज्यूम कर रहे हैं कि दिस इज अ होमोमॉर्फिज्म, तो गारंटी है कि f(1) जो आएगा वो किसी ना किसी k पे मैप करेगा, और k किसका एलिमेंट होगा, z का। तो दिस इम्प्लाइज f(n) को मैं क्या लिख सकता हूँ, f(1 + 1 + 1 + 1) n टाइम, विच इज f(1 + f(1 + f(1) n टाइम। और ये क्या आ गया आपके पास, k + k + k कितने टाइम आ जाएगा, n टाइम, तो k × n। तो अगर आपके पास f z से z पे कोई भी होमोमॉर्फिज्म है तो 1 का कोई इमेज k होगा, और अगर 1 का इमेज k है तो इन जनरल n का इमेज क्या आ जाएगा, k × n। ठीक है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि इफ f इज homomorphism from Z to Z, तो this implies f of n should be equal to k × n for every n belongs to Z, and where k should be equal to f(1) which is belonging to Z। तो मैंने रियल में एडिटिव ग्रुप डिस्कस किया था फ्रॉम R to R, उसी का पर्टिकुलर केस है ये। अब इस k के लिए कितनी चॉइसेस हैं, इनफाइनाइट चॉइसेस हैं, कोई भी जेड का एलिमेंट पिक कर सकते हो। तो यहाँ से क्या प्रूफ हुआ, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड टू जेड इज ऑलवेज काउंटेबली इनफाइनाइट। क्लियर है? तो जेड से जेड पे टोटल होमोमॉर्फिज्म कितनी है, काउंटेबली इनफाइनाइट। अब इनमें से 1 कौन सी है वो काउंट करते हैं। तो नेक्स्ट टास्क क्या है, नंबर ऑफ 1 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z to Z, ये काउंटिंग करनी है। अगर ये F(11) है, ठीक है, इसको फर्स्ट नोटेशन कर देते हैं। तो F इज 11 इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ F क्या होना चाहिए, सिर्फ ट्रिवियल होना चाहिए। और इस मैपिंग का अगर कर्नल F फाइंड करोगे तो कर्नल ऑफ F का मीनिंग क्या है, तो F इज 11 इफ एंड ओनली इफ कर्नल ऑफ F में कौन से एलिमेंट आएंगे, n बिलोंग्स टू Z सच दैट k टाइम n इक्वल टू 0। k ऑफ n क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब k ऑफ n 0 होने का मीनिंग क्या है, या तो k 0 होगा या n 0 होगा। तो F इज 11 इफ एंड ओनली इफ the n belongs to Z such that either n 0 और k का मीनिंग क्या था, F(1) 0 which is equal to k। अगर k 0 हो गया
तो सारे एलिमेंट कहाँ में पहुंचेंगे, 0 पे। तो इफ k इज 0 तो इम्प्लाइज फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z f ऑफ n इक्वल टू क्या होगा, 0। तो विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि मैपिंग 1 1 नहीं है। ठीक है, तो k 0 हो नहीं सकता, n क्या होना चाहिए, k शुड बी नॉन जीरो 1 1 होने के लिए। तो दिस इम्प्लाइज f is 1 1 if and only if k is not equal to 0। अगर k नॉन जीरो होगा तो n हमेशा क्या हो जाएगा, 0, और n 0 हो गया तो इस सेट में कौन सा एलिमेंट आएगा, सिर्फ और सिर्फ 0। और ये जो k है वो हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, एज f1, वो किसका एलिमेंट है, z का। तो z में जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है, हर नॉन जीरो एलिमेंट के रेस्पेक्ट में एक 1 1 होमोमॉर्फिज्म मिल रही है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म काउंटेबली इनफाइनाइट है, और जो भी होमोमॉर्फिज्म है fn इक्वल टू k इंटू एन टाइप की हैं, और इसमें से 1 1 जो होंगी जब k इक्वल टू k इज अ नॉन जीरो नंबर। और इसके लिए कितनी चॉइसेस हैं, इनफाइनाइट चॉइसेस। तो यहां से ये क्या प्रूफ हो गया, this is equal to again countably infinite। ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, k अगर 0 है तो ये मैपिंग क्या होगी, ट्रिवियल मैपिंग होगी, और k अगर नॉन जीरो है तो ये नॉन ट्रिवियल मैपिंग है, और हर नॉन ट्रिवियल मैपिंग क्या होगी, 1 1। तो यहाँ आप ये भी लिख सकते हो कि एवरी नॉन ट्रिवियल homomorphism from z to z is 1 1। तो जितने भी नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम z to z इट इज 1 1 होमोमॉर्फिज्म। आई थिंक ये क्लियर है। और नेक्स्ट है नंबर ऑफ onto homomorphism from z to z। z से z पे onto homomorphism कितनी है, हाँ जी। तो अगर अज्यूम करते हैं कि जो ये f हमने डिफाइन करा है z to z onto homomorphism है, तो आपके पास जो इस होमोमॉर्फिज्म का रेंज सेट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, कोडोमेन के ऑनटू फंक्शन की जस्ट डेफिनेशन। और दिस एम्प्लाइज इस फंक्शन का जो रेंज है उसमें कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, k के मल्टीपल में आ रहे हैं। तो ये कौन से एलिमेंट्स का कलेक्शन है, k इंटू एन विद n बिलोंग्स टू z, दिस शुड बी इक्वल टू z। तो दिस इम्प्लाइज ये क्या है, k डॉट z इक्वल टू z। तो दिस इम्प्लाइज k इज आइदर 1 और -1। अगर k 1 और -1 के अलावा कुछ भी हो गया तो ये कभी भी z के इक्वल नहीं होगा। यानी कि ये मैपिंग जो है होमोमॉर्फिज्म तो है ही, ये ऑन टू कब होगी, वेन एवर k इज आइदर 1 और -1। तो z से z पे टोटल ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कितनी है, एग्जैक्टली 2 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। क्लियर। तो यहां से नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम z टू z वो कितनी आ गई, इज एग्जैक्टली 2। क्लियर है। तो हर नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम z टू z इज अ 1 1 होमोमॉर्फिज्म, बट there are exactly 2 onto homomorphism। यानी कि every non trivial homomorphism need not be onto homomorphism। क्लियर है। तो ये जो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, नंबर ऑफ 1 1 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम g टू g डैश, यहाँ g इनफाइनाइट था, वो कितनी है आपके पास, अगर g के पास g डैश के पास z के आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप मिल गया तो गारंटी है कि कितनी होमोमॉर्फिज्म बना सकते हो, इनफाइनाइट।
तो अगर एक भी सब ग्रुप मिल गया जी डैश के पास जो जेड के आइसोमॉर्फिक है तो इनफाइनाइट होमोमॉर्फिज्म बना सकते हो, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैं इसको फाइनल कर सकता हूं अब। तो हमारे पास जी जो था वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप था एंड जी डैश एनी ग्रुप था। देन नंबर ऑफ 1 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी जो किसके आइसोमॉर्फिक है, जेड के आइसोमॉर्फिक है, टू जी डैश, ये कितनी होंगी, इनफाइनाइट if there exists H subgroup of G dash and H is isomorphic to Z and 0 otherwise। क्लियर है? तो किसी भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप से किसी भी रैंडम ग्रुप में टोटल होमोमॉर्फिज्म आप काउंट कर सकते हो, 1 होमोमॉर्फिज्म आप काउंट कर सकते हो। दोनों के लिए फॉर्मूला ड्राइव हो गया। जैसे इसका कुछ इसके रेस्पेक्ट में कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। नंबर ऑफ 1 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G to G dash और basically Z to G dash। First case, if G dash is equal to C star dot। Second case, if G dash is any finite group। Third, G dash is Q plus। Fourth, G dash is power set of a natural number with symmetric difference। तो इन हर केस में हमें 1 होमोमॉर्फिज्म देखनी है और देखनी है कि फाइनाइट है या डज नॉट एग्जिस्ट है। तो सी स्टार के पास इनफाइनाइट ऑर्डर के साइक्लिक ग्रुप कितने हैं? सी स्टार के पास हमने डिस्कस किया था कि वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका रेडियस वेक्टर 1 है और एंगल जो है वो रैशनल मल्टीपल ऑफ 2 पाई है, वो सारे एलिमेंट फाइनाइट ऑर्डर के हैं। यानी कि इस टाइप के एलिमेंट, जस्ट रिकॉल कर रहा हूँ, अगर कोई ये थीटा है और ये जेड है तो थीटा इज 2 पाई एम एन, रैशनल मल्टीपल ऑफ पाई है, और r इक्वल टू 1 है, तो ये जो एलिमेंट आएगा इट इज ऑफ अ फाइनाइट ऑर्डर। और इसके अलावा हर एलिमेंट जो आएगा वो इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट आएगा। जैसे अगर मैं z को पिक कर लेता हूँ √2, z को पिक कर लेते हैं 1 प्लस आयोटा, ये दोनों एलिमेंट क्या हैं, से Z1 और Z2 दोनों इनफाइनाइट ऑर्डर के हैं। तो ऐसे कितने एलिमेंट हैं? अनकाउंटेबल एलिमेंट है। और हर इनफाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट से कौन सा ग्रुप जनरेट होगा? आ साइक्लिक ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। और अगर साइक्लिक ग्रुप है इनफाइनाइट ऑर्डर का तो वो किसके आइसोमॉर्फिक आ जाएगा? जेड के। तो आपके पास इस सी स्टार डॉट में जेड के आइसोमॉर्फिक जो सब ग्रुप हैं वो कितने हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप्स हैं। और अगर एक भी सब ग्रुप मिल जाए जो जेड के आइसोमॉर्फिक है तो टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितनी होंगी? इनफाइनाइट। तो इस केस में आंसर शुड बी इनफाइनाइट। मैं फर्दर काउंटेबल अनकाउंटेबल के डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म में कितना भी कवर अप कर लो, आप सिर्फ 6 मंथ होमोमॉर्फिज्म ही पढ़ सकते हैं, इतना कंटेंट है यहाँ, ठीक है। कोई भी रैंडम ग्रुप उठा के किसी भी रैंडम ग्रुप से होमोमॉर्फिज्म की कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर सकते हैं, और वो पॉसिबल है लेकिन टाइम टेकिंग होगा। जी डैश अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है तो जी डैश के पास कभी भी जेड टाइप का सब ग्रुप नहीं मिलेगा, क्योंकि जेड इनफाइनाइट टाइप का, तो इस केस में डज नॉट एग्जिस्ट। और जो Q प्लस रैशनल नंबर है अंडर एडिशन, उसके पास आइडेंटिटी के अलावा हर एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट है। और Q प्लस के पास Z प्लस डॉट जो Z प्लस जो है वो एज अ सब ग्रुप है। Q प्लस में Z प्लस ऑलरेडी कंटेंड हो रहा है
और वो अपने आप में सब ग्रुप है, तो यहाँ एक सब ग्रुप मिल रहा है जो किसके आइसोमॉर्फिक है, जेड के आइसोमॉर्फिक है। तो अगेन कितनी होमोमॉर्फ, वन होमोमॉर्फिज्म है, इनफाइनाइट। क्लियर। और पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है। पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद सिमेट्रिक डिफरेंस में हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है, और इनफैक्ट आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 और रिमेनिंग सारे एलिमेंट का ऑर्डर 2 था। तो इस ग्रुप के पास कोई भी ऐसा सब ग्रुप नहीं है जो जेड के आइसोमॉर्फिक हो। रीज़न क्या है कि अगर जेड के आइसोमॉर्फिक हो गया तो उसके पास हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट ऑर्डर का। लेकिन यहाँ हमारे पास इनफाइनाइट ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं है, या इनफाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप जनरेट करना है तो उसके जनरेटर का ऑर्डर इनफाइनाइट होना चाहिए, वो यहाँ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में अगेन डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। तो इस टाइप का काउंटिंग आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट यहां डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ ऑनटू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश। सेम सिचुएशन है, जी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और जी डैश कोई भी रैंडम ग्रुप है। तो नंबर ऑफ ऑनटू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी, और जी किसके आइसोमॉर्फिक है, जेड के, यानी कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, टू जी डैश और ऑन टू जी डैश। जी डैश कोई भी रैंडम ग्रुप है, मे बी फाइनाइट, मे बी इनफाइनाइट, मे बी साइक्लिक और मे बी नॉन साइक्लिक। तो सेम, इफ देयर एग्जिस्ट एफ विच इज फ्रॉम जेड टू जी डैश ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, जेड से जी डैश पे अगर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो दिस इम्प्लाइज जो एफ ऑफ जेड होगा आइसोमॉर्फ सॉरी इज सेम एज जी डैश होगा, क्योंकि ऑन टू मैपिंग है तो रेंज और कोडोमेन गारंटी है कि सेम होंगे, ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन। क्लियर। और आपके पास जो जेड है वो साइक्लिक है, तो हमने डिस्कस करा था कि इमेज ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप अंडर होमोमॉर्फिज्म इज अ साइक्लिक। तो यहां जेड जो है वो जनरेट हो रहा है 1 से, ठीक है, और जेड अगर 1 से जनरेट हो रहा है तो एम्प्लाइज जो एफ जेड होगा वो किससे जनरेट होगा, एफ ऑफ 1 से जनरेट होगा। हमने डिस्कस किया था कि अगर जी साइक्लिक ग्रुप है, एफ जी टू जी डैश होमोमॉर्फिज्म है, ए अगर जी का जनरेटर है तो एफ जी का जनरेटर होगा। ठीक है, तो एफ जो है दैट इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेड टू जी डैश, और बेसिकली ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, तो गारंटी है कि एफ ऑफ 1 जो होगा समथिंग एक्स होगा, और जेड जनरेट हो रहा है 1 से, तो ऑलरेडी हम इंप्लाई कर चुके हैं कि एफ जेड जो है वो जनरेट होगा एक्स से, और ये किसका एलिमेंट होगा, जी डैश का, और एफ जेड किसके इक्वल है, जी डैश के इक्वल है, क्योंकि मैपिंग कौन सी लेके चल रहे हैं, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। तो इससे क्या इंप्लाई हुआ, दिस इंप्लाइज जी डैश इज अ साइक्लिक ग्रुप। तो जब भी किसी भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप से किसी भी ग्रुप पे ऑन टू होमोमॉर्फिज्म लिखनी है तो आपके पास जो जी डैश है कोडोमेन है, इट शुड बी साइक्लिक ग्रुप, एंड x which is equal to f1 is a generator of g dash। और अगर x का इमेज चेंज करेंगे तो मैपिंग चेंज होगी। तो x के लिए कितनी चॉइसेस हैं, सबसे पहला इंफॉर्मेशन जी डैश क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड, x जो है जहां 1 मैप होगा वो इसका जनरेटर होना चाहिए, और जितनी x के लिए चॉइसेस हैं
उतनी ही ये फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि 1 का इमेज फिक्स है तो बाकी एलिमेंट का इमेज फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म वो क्या हो जाएंगी, अगर जी डैश नॉन साइक्लिक है तो डेफिनेटली आंसर शुड बी 0, और जी डैश अगर साइक्लिक ग्रुप है तो 1 को x पे तभी मैप कर सकते हैं जब x जी डैश का जनरेटर होगा, और x चेंज होगा तो मैपिंग चेंज होगा, यानी कि नंबर ऑफ जनरेटर्स इन जी डैश। अब जी डैश अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो गया तो जनरेटर कितने होते हैं, एग्जैक्टली 2, जो हम अभी काउंट करके आए कि z से z पे ऑन टू होमोमॉर्फिज्म 2, वो इसी का पर्टिकुलर केस है। और जी डैश अगर n ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है तो जनरेटर कितने होते हैं, 5n, तो एग्जैक्टली 5n ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये था अभी तक ओवरऑल द नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप टू एनी ग्रुप, नंबर ऑफ 1 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप टू एनी ग्रुप, और नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एनी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप टू एनी ग्रुप। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल लिखता हूँ इस पे मैं, let G be any infinite cyclic group. ठीक है, G कोई भी एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है एंड G डैश भी एनी ग्रुप। ठीक है, देन हमें काउंट करना है नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म, देन नंबर ऑफ 1 होमोमॉर्फिज्म, और देन नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन, इफ G डैश इज इक्वल टू S5, तो टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितनी थी, ऑर्डर ऑफ जी डैश, तो ये आपके पास 120। 1 होमोमॉर्फिज्म कब मिलती है, जब जी डैश के पास जी के यानी कि जेड के आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप मिल जाए। तो यहाँ जी डैश फाइनाइट है तो 1 डज नॉट एग्जिस्ट। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कब मिलती है, जब जी डैश साइक्लिक हो और नंबर ऑफ जनरेटर जितने होंगे ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट। इसी टाइप से जी डैश अगर आपके पास z खुद हो जाए तो z का ऑर्डर इनफाइनाइट, तो टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इनफाइनाइट। 1 होमोमॉर्फिज्म, इस जी डैश के पास z के आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप है तो 1 भी कितनी हो गई, इनफाइनाइट। और ऑन टू नंबर ऑफ जनरेटर इन दिस ग्रुप, तो एग्जैक्टली 2, क्योंकि साइक्लिक है। इसी टाइप से इफ जी डैश इज से Z3 क्रॉस Z5, तो Z3 क्रॉस Z5 नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म, Z3 क्रॉस Z5 साइक्लिक ग्रुप है, ऑर्डर क्या है 15, तो टोटल होमोमॉर्फिज्म 15। 1 डज नॉट एग्जिस्ट, रीजन इसके पास Z के आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप नहीं है। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, नंबर ऑफ जनरेटर वो कितने होंगे 515 विच इज 8। क्लियर, तो ये आपके पास 8 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, इफ जी डैश इज एन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर से 21, जी डैश अगर अबेलियन ग्रुप है ऑर्डर 21 का, तो हमने डिस्कस किया था अगर P इंटू क्यू ऑर्डर का ग्रुप है, अगर P डिवाइड कर रहा है Q-1 को, तो इस कैटेगरी के 2 ग्रुप मिलते हैं, एक नॉन अबेलियन और एक साइक्लिक। और P डज नॉट डिवाइड Q-1 है तो उस केस में हमेशा
साइक्लिक ग्रुप होगा, और P इंटू क्यू ऑर्डर के जितने भी अबेलियन ग्रुप हैं दे मस्ट बी साइक्लिक ग्रुप। तो यहाँ 21 ऑर्डर का अबेलियन ग्रुप है तो इट मस्ट बी साइक्लिक ग्रुप। तो सबसे पहले नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इज ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप, वो कितनी होगी 21। इस जी डैश का ऑर्डर फाइनाइट है तो जी डैश के पास जेड के आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप नहीं होगा, तो 1 होमोमॉर्फिज्म डज नॉट एग्जिस्ट। और जी डैश साइक्लिक ग्रुप है तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म नंबर ऑफ जनरेटर इन जी डैश विच इज अ 521। ठीक है, तो आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर है कि किसी भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप से किसी भी रैंडम ग्रुप में टोटल होमोमॉर्फिज्म हम काउंट कर सकते हैं, वो कितनी होगी ऑर्डर ऑफ कोडोमेन। 1 होमोमॉर्फिज्म कितनी होगी अगर कोडोमेन के पास जेड के आइसोमॉर्फिक सब ग्रुप है तो इनफाइनाइट, अदरवाइज इट डज नॉट एग्जिस्ट। और ऑन टू होमोमॉर्फिज्म अगर जी डैश साइक्लिक है तो नंबर ऑफ जनरेटर इन जी डैश। जस्ट ये इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट इन दोनों को रिवर्स कर देते हैं कि किसी भी ग्रुप से किसी इनफाइनाइट ग्रुप पे टोटल होमोमॉर्फिज्म कितनी है। और किसी ग्रुप की बजाय फाइनाइट ग्रुप से इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप पे, तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म और 1 होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश। ठीक है, यहां जो जी है इज अ फाइनाइट ग्रुप एंड जी डैश जो है इज इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, तो किसी भी फाइनाइट ग्रुप से इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप पे कितनी होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं वो हमें काउंट करनी है। एक जनरल इंफॉर्मेशन लिखता हूं कि इफ G is any finite group and G dash be any group, तो जब भी आपको किसी भी फाइनाइट ग्रुप से किसी भी रैंडम ग्रुप में होमोमॉर्फिज्म फाइंड करनी है तो क्या बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है उस पर आ रहा हूँ। तो अगर एफ जी टू जी डैश होमोमॉर्फिज्म है तो जो कर्नल ऑफ एफ आएगा इज अ सब ग्रुप ऑफ जी एंड ऑर्डर ऑफ कर्नल ऑफ एफ शुड बी फाइनाइट एंड जी बाई कर्नल एफ आइसोमॉर्फिक होता है एफ जी के, और वो किसका सब ग्रुप होता है जी डैश का। तो दिस ऑल्सो इम्प्लाइज जी फाइनाइट है तो उसका कोशेंट ग्रुप भी फाइनाइट होगा, और कोशेंट ग्रुप फाइनाइट है तो एफ जी क्या हो गया फाइनाइट। तो एफ जी इज फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ जी डैश। तो जब भी किसी भी फाइनाइट ग्रुप से किसी भी रैंडम ग्रुप पे होमोमॉर्फिज्म या 1 या ऑन टू काउंट करते हो तो जो रेंज है इस होमोमॉर्फिज्म का वो हमेशा क्या आएगा फाइनाइट सब ग्रुप आएगा। ठीक है, अब आपके पास जो जी डैश गिवन होगा उसमें रेंज की चॉइसेस सबसे पहले काउंट करेंगे और उससे कर्नल की चॉइसेस देखेंगे, उसके बेस पे डिसाइड करेंगे कि कितनी होमोमॉर्फिज्म होंगी। अब इस चीज़ को मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, तो अगर f होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम g टू z विच इज आइसोमॉर्फिक टू क्या होगा g डैश। ठीक है, बी एनी होमोमॉर्फिज्म, तो दिस एम्प्लाइज f ऑफ g जो होगा वो सब ग्रुप होगा z का एंड f ऑफ g जो होगा वो फाइनाइट आएगा। और हम Z में डिस्कस कर चुके हैं कि फाइनाइट ऑर्डर के कितने सब ग्रुप्स थे ओनली ट्रिवियल। तो दिस इम्प्लाइज f ऑफ g शुड बी ट्रिवियल सब ग्रुप, और अगर रेंज में सिर्फ 0 एलिमेंट है तो दिस एम्प्लाइज फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g f ऑफ a कहाँ मैप हो जाएगा 0 पे। तो दिस एम्प्लाइज f इज अ
ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया कि किसी भी फाइनाइट ग्रुप से किसी भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप पे नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितनी है, ओनली ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये हमें डिस्कस करना था। अब क्या ये 1-1 हो सकती है? हाँ जी, अगर G में सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो उसको कहाँ मैप कर दोगे, एक पे मैप करोगे। तो G में सिर्फ अगर एक एलिमेंट है तो ये मैपिंग 1-1 हो जाएगी, अदरवाइज ये कभी भी 1-1 नहीं होगी, क्योंकि सारे एलिमेंट कहाँ मैप हो रहे हैं, 0 पे। और जो G डैश है वो इनफाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, और जो रेंज आ रहा है वो ट्रिवियल आ रहा है, तो ये कभी भी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म नहीं हो सकती, या फाइनाइट सेट से इनफाइनाइट सेट पे कभी ऑन टू फंक्शन डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो ये बेसिक कंसेप्ट था कि फाइनाइट ग्रुप से इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप पे सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म बना सकते हैं। आई थिंक यहां तक क्लियर है। चलिए मूव ऑन करते हैं। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू G डैश। अब यहां जो G है वो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो if G is finite cyclic group of order n and G dash is any group, तो किसी भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप से किसी भी रैंडम ग्रुप पे कितनी होमोमॉर्फिज्म आएंगी, कितनी 1-1 होमोमॉर्फिज्म होंगी और कितनी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होंगी, ये हमें डिसाइड करना है। ठीक है, तो अज्यूम कर लेते हैं कि इफ f विच इज डिफाइन फ्रॉम, और G फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n का, तो G शुड बी आइसोमॉर्फिक टू Zn लिख सकते हैं। ठीक है, एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। ये साइक्लिक ग्रुप में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर एफ G से G डैश पे होमोमॉर्फिज्म है तो गारंटी है कि ये अगर Zn के आइसोमॉर्फिक है तो किसी 1 का इमेज कोई ना कोई x होगा, यानी कि F1 को क्या अज्यूम कर रहा हूँ, x। और ये जो x आएगा ये किसका एलिमेंट होगा, G डैश का। यहाँ ऑर्डर ऑफ 1 जो है वो Zn का जनरेटर है, तो इसका ऑर्डर n है। तो अगर a x पे मैप हो रहा है और a का ऑर्डर फाइनाइट है, तो हमने प्रॉपर्टी लिखी थी कि ऑर्डर ऑफ x डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ a। ऑर्डर ऑफ a अगर फाइनाइट है तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ x डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ a। तो इस प्रॉपर्टी का मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। लास्ट केस में इसलिए यूज नहीं करा कि वहां जनरेटर का ऑर्डर फाइनाइट नहीं था, यहां जनरेटर का ऑर्डर फाइनाइट है, तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ x शुड डिवाइड n। ठीक है, तो अगर आपके पास G कोई भी साइक्लिक ग्रुप है तो आइसोमॉर्फिक टू Zn होगा, तो Zn से G डैश पे अगर कोई भी होमोमॉर्फिज्म ले रहे हैं तो 1 का इमेज कोई ना कोई x जरूर मिलेगा, और ये जो x है वो गारंटी है कि G डैश का एलिमेंट होगा और इसका ऑर्डर n को डिवाइड करेगा। क्लियर? अब 1x पे मैप हो रहा है तो 2 का मैप हो जाएगा x स्क्वायर पे, तो इन जनरल k बिलोंग्स टू Zn लेंगे तो f ऑफ k क्या हो जाएगा, x टू द पावर k, और ये वेरीफाई कर सकते हैं ये होमोमॉर्फिज्म आएगा। तो ये जो मैपिंग है वो इस टाइप की मैपिंग है और हमेशा होमोमॉर्फिज्म है। और ऐसी कितनी होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं, इसको मैं अब डिनोट कर देता हूँ fx से, क्योंकि अगर x चेंज करूंगा तो fx चेंज होगा और fx चेंज करूंगा तो डेफिनेटली x चेंज होगा, क्योंकि 1 का इमेज चेंज होगा तो बाकी सारे एलिमेंट का इमेज चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी यहाँ x के लिए चॉइसेस हैं उतनी ही होमोमॉर्फिज्म बना सकते हैं। और x के लिए क्या चॉइसेस हैं, x शुड बी एलिमेंट ऑफ G डैश हुज ऑर्डर डिवाइड्स n, और n क्या है, G का ऑर्डर है।
तो यहाँ रूल क्या आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G which is isomorphic to Zn to G dash is equal to number of elements in G dash. जो x है वो किसका एलिमेंट होना चाहिए, G डैश का एलिमेंट होना चाहिए. सेकेंड रेस्ट्रिक्शन, ऑर्डर ऑफ x क्या होना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए n को, एंड और सच दैट number of element in G dash whose order divides n. क्लियर है. फॉर एग्जाम्पल, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम से Z8 टू Q8, Z8 से Q8 पे कितनी होमोमॉर्फिज्म बना सकते हैं. तो ये कितनी आएंगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q8 हुज ऑर्डर डिवाइड्स 8. Q8 में एलिमेंट का ऑर्डर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 4 हो सकता है. तो हर एलिमेंट का ऑर्डर 8 को डिवाइड कर रहा है. तो टोटल कितने एलिमेंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एग्जैक्टली 8 एलिमेंट. ठीक है. एक और एग्जांपल, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम से Z6 टू D4 क्रॉस S3. तो D4 क्रॉस S3 पे कितनी होमोमॉर्फिज्म बना, सॉरी Z6 से D4 क्रॉस S3 में कितनी होमोमॉर्फिज्म होंगी. तो हमें वो एलिमेंट फाइंड करने इस ग्रुप में जिनका ऑर्डर 6 को डिवाइड कर रहा है. तो D4 में एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, 1, 2 एंड 4. ठीक है. और S3 में एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है, 1, 2 एंड 3. और इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो एलिमेंट का पॉसिबल ऑर्डर क्या रहेगा, 1, जब 1 का इसके साथ तो 2, और 1 का 3 के साथ एलसीएम लेंगे तो 1, 2, 3. देन 2 का 1 के साथ एलसीएम 2, 2 का 2 के साथ एलसीएम 2, 2 का 3 के साथ 6. देन 4 का 1 के साथ एलसीएम 1, 4 का 2 के साथ 4, 4 का 3 के साथ एलसीएम 12. हमें वो एलिमेंट फाइंड करने हैं जिनका ऑर्डर इस 6 को डिवाइड करे. तो यानी कि 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, 2 ऑर्डर के कितने हैं, 3 ऑर्डर के कितने हैं और 6 ऑर्डर के कितने हैं. तो आपके पास D4 क्रॉस S3 में 1 ऑर्डर का सिर्फ एक एलिमेंट, 2 ऑर्डर के यहाँ कितने एलिमेंट आते हैं, 5 एलिमेंट्स, और S3 में कितने आते हैं, 3 एलिमेंट्स. तो टोटल कितने एलिमेंट्स मिल जाएंगे, 15 एलिमेंट ऑर्डर 2 के. ऑर्डर 3 के लिए D4 में ऑर्डर 3 का एलिमेंट, सॉरी ऑर्डर वेट ऑर्डर 2 का एलिमेंट अगर डिफाइन करना है तो उसके लिए 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर, 2 ऑर्डर 1 ऑर्डर और 2 ऑर्डर 2 ऑर्डर, ये सारे कॉम्बिनेशन देखने होंगे. तो D4 में 1 ऑर्डर का एक एलिमेंट, यहाँ 2 ऑर्डर के 3 एलिमेंट. D4 में ऑर्डर 2 के 5 एलिमेंट और ऑर्डर 1 का S3 में एक एलिमेंट. तो ये 5 चॉइसेस. D4 में ऑर्डर 2 के 5 एलिमेंट और S3 में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स. तो टोटल 15 चॉइसेस. तो टोटल यहाँ कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, 23 एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर 2 के. क्लियर है. जस्ट काउंटिंग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे एलिमेंट काउंट करते हैं. उसके बाद 3 ऑर्डर का अगर एलिमेंट देखना है इस ग्रुप में तो वो 1,3 टाइप का एलिमेंट हो सकता है, 3,1 टाइप का या 3,3 टाइप का हो सकता है. ये दोनों केस होंगे नहीं क्योंकि D4 में ऑर्डर 3 का कोई एलिमेंट नहीं है. और ये कितने होंगे, S3 में ऑर्डर 3 के 2 एलिमेंट और D4 में एक एलिमेंट. तो इसके लिए 2 चॉइसेस. और इसी टाइप से 6 ऑर्डर का अगर एलिमेंट लिखना है तो 6 ऑर्डर का एलिमेंट कब मिलेगा, यहाँ से 2 ऑर्डर का और इस साइड से 3 ऑर्डर का एलिमेंट. तो इस 2 ऑर्डर के एलिमेंट के लिए 5 चॉइसेस और 3 ऑर्डर के लिए 2 चॉइसेस. तो 6 ऑर्डर के जो एलिमेंट है वो 10 एलिमेंट आ जाएंगे. तो टोटल आपके पास 12 एंड 35 एंड 36
तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z6 टू D4 क्रॉस S3 इज 36 होमोमॉर्फिज्म। क्लियर है? तो मेथड क्या है, इस G डैश में वो एलिमेंट काउंट करने हैं जिनका ऑर्डर इस 6 को डिवाइड करेगा। क्लियर? तो ये आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला आ गया टोटल होमोमॉर्फिज्म के लिए। नेक्स्ट, 1 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G टू G डैश। इसी केस में नंबर ऑफ 1 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G विच इज आइसोमॉर्फिक टू Zn टू G डैश। कितनी 1 होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं? तो सिंपल सा रीजन है, मेथड है कि f अगर Zn से G डैश पे 1 होमोमॉर्फिज्म है, Zn से G डैश पे कोई भी अगर 1 होमोमॉर्फिज्म है तो गारंटी है कि 1 का इमेज कोई ना कोई x होगा, और 1 का इमेज अगर x है तो f ऑफ k इज इक्वल टू x टू द पावर k फिक्स हो जाएगा। और हमने डिस्कस किया था कि 1 होमोमॉर्फिज्म में अगर a x पे मैप हो रहा है, अगर f 1 है और a का इमेज x है तो ऑर्डर ऑफ a और ऑर्डर ऑफ x हमेशा क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो यहाँ जो कंडीशन आएंगी x पे, x किसका एलिमेंट होगा, g डैश का, एंड ऑर्डर ऑफ x जो होगा शुड बी इक्वल टू n, क्योंकि ऑर्डर ऑफ 1 क्या है, n। और अगेन अगर x चेंज करूंगा तो मैपिंग चेंज होगी, और मैपिंग चेंज करूंगा तो x चेंज होगा। तो x के लिए कितने चॉइसेस है, g डैश में वो एलिमेंट जिनका ऑर्डर एग्जैक्टली n है। ठीक है? तो सिंपल सा फॉर्मूला यहां आ गया, द नंबर ऑफ 1 homomorphism from G which is isomorphic to Zn to G dash, G से G dash पे 1 homomorphism is equal to number of elements in G dash of order n। ठीक है? तो सिंपल मेथड है। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं, नंबर ऑफ 1 होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम से Z10 टू S3 क्रॉस D5। Z10 से S3 क्रॉस D5 में कितनी मैपिंग्स हैं और कितनी होमोमॉर्फिज्म है जो 1 होमोमॉर्फिज्म है। तो हमें इस ग्रुप में वो एलिमेंट काउंट करने हैं जिनका ऑर्डर 10 आएगा। तो S3 में पॉसिबल ऑर्डर 1 2 3 और D5 में 1 2 एंड 5। एलसीएम 10 बनाने के लिए यहाँ से ऑर्डर 2 का एलिमेंट पिक करना होगा और यहाँ से ऑर्डर 5 का। ऑर्डर 2 के एलिमेंट के लिए 3 चॉइसेस और ऑर्डर 5 के एलिमेंट कितने हैं, 5 5 4 एलिमेंट। ठीक है? तो आपको यहाँ स्ट्रक्चर्स डिटेल में नोन होनी चाहिए और किस ग्रुप में किस टाइप के कितने एलिमेंट हैं और किस टाइप के सब ग्रुप्स हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो S3 में ऑर्डर 2 के 3 एलिमेंट हैं और D5 में ऑर्डर 5 के 4 एलिमेंट हैं। तो टोटल कितनी चॉइसेस होगी, 12। तो देयर आर 12 होमोमॉर्फिज्म विच आर 1 1 एंड डिफाइंड फ्रॉम Z10 टू S3 क्रॉस D5। ठीक है? और फाइनली नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम दिस Zn टू G डैश। तो नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G which is isomorphic to Zn to G डैश। ठीक है? तो अगर आपके पास f which is from Zn to G डैश ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो अगेन 1 का इमेज कोई ना कोई x होगा, और इस 1 से जो जनरेट हो रहा है वो क्या जनरेट हो रहा है, z जनरेट हो रहा है। और साइक्लिक ग्रुप का इमेज अंडर होमोमॉर्फिज्म एज साइक्लिक आएगा, तो ये किसको जनरेट करेगा, x से जनरेट होगा, और वो किसको जनरेट करेगा, FZn को।
और मैपिंग ऑन टू है तो ये क्या आना चाहिए, जी डैश आना चाहिए। रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन। यहां तक आई थिंक क्लियर है। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये जो x है, ऑर्डर ऑफ x जो होगा वो n को डिवाइड करेगा। x जो होगा वो g डैश का एलिमेंट होगा और x क्या होगा, जनरेटर ऑफ g डैश। ठीक है, तो x का ऑर्डर n को डिवाइड कर रहा है, x g डैश का जनरेटर है, तो गारंटी है कि जो g डैश है वो फाइनाइट आएगा एंड साइक्लिक आएगा, क्योंकि इसका जो जनरेटर है उसका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, तो आपके पास Zn से G डैश पे ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होने के लिए G डैश को फाइनाइट होना चाहिए, G डैश को साइक्लिक होना चाहिए, और 1 को मैं x पे तभी मैप कर सकता हूं जब x का ऑर्डर n को डिवाइड करेगा। और G डैश अगर फाइनाइट है, साइक्लिक है, तो G डैश का जो ऑर्डर आएगा वो ही x का ऑर्डर आएगा, यानी कि जो G डैश का ऑर्डर है वो G के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। रिपीट कर रहा हूं, Zn से G डैश पे अगर ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है तो 1 का इमेज x तभी हो सकता है जब x G डैश को जनरेट करे, तो डेफिनेटली G डैश फाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप होगा, और जिसका ऑर्डर क्या होगा, जो x का ऑर्डर है, क्योंकि x G डैश का जनरेटर है और x का ऑर्डर n को डिवाइड कर रहा है, और n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर ऑफ G को। तो G डैश का ऑर्डर जो है वो G के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए, G डैश फाइनाइट होना चाहिए, G डैश साइक्लिक होना चाहिए, तभी ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म बना सकते हैं। और कितनी बना सकते हैं, जितनी x के लिए चॉइसेस हैं, और x के लिए चॉइसेस क्या हैं, x शुड बी जनरेटर ऑफ G डैश। तो यहाँ से फाइनली फॉर्मूला है हमारे पास, द नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म from this G which is isomorphic to Zn to G डैश, वो कितनी होंगी, अगर G डैश फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है एंड ऑर्डर ऑफ G डैश जो है वो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ G को, G डैश का ऑर्डर G के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, तो ये हो गए नंबर ऑफ जनरेटर्स इन G डैश। ठीक है, तो इस सिचुएशन में, और अदरवाइज कितनी होंगी, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, रीजन क्या है, G डैश फाइनाइट होना चाहिए, G डैश साइक्लिक होना चाहिए, और G डैश का ऑर्डर n को डिवाइड करना चाहिए, यानी कि G के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए, तो मैं 1 को x पे मैप कर सकता हूं, और x के लिए चॉइसेस क्या है, इट शुड बी जनरेटर ऑफ G डैश। क्लियर, जैसे कि एग्जांपल लिखता हूं, नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z से 12 टू Z2 क्रॉस Z6 या Z10 टू Z2 क्रॉस Z3 या Z20 टू Z2 क्रॉस Z3, कितनी ऑन्टो होमोमॉर्फिज्म होंगी इन ग्रुप्स के बीच में। तो सबसे पहले ये जो ग्रुप है G डैश नॉन साइक्लिक है, तो यहाँ डज नॉट एग्जिस्ट। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म के लिए G डैश को साइक्लिक होना चाहिए। सेकेंड केस में ये Z6 के आइसोमॉर्फिक है, बट 6 इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इस केस में अगेन डज नॉट एग्जिस्ट। सॉरी, ये Z2 क्रॉस Z5 होगा। यहाँ ऑर्डर क्या आएगा, 6, और ये साइक्लिक ग्रुप आएगा, 6 डज नॉट डिवाइड 10, तो अगेन डज नॉट एग्जिस्ट। ये 2 एंड 5 को प्राइम है, तो ये ग्रुप Z10 के आइसोमॉर्फिक होगा, साइक्लिक ग्रुप आएगा, और 10 20 को डिवाइड कर रहा है, तो नंबर ऑफ जनरेटर्स इन दिस वन, तो विच इज 5 10 4, तो लास्ट केस में 4 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, और रिमेनिंग किसी भी केस में
डज नॉट एग्जिस्ट। आई थिंक ये क्लियर है। और इसी चीज का पर्टिकुलर केस लिखता हूं मैं, ये जो तीनों केसेस लिखे हैं जिसके लिए आप जनरली फॉर्मूला याद कर लेते हो। तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zn टू Zm की अगर बात करेंगे तो ये मैं फर्स्ट अगर इंफॉर्मेशन यूज करूंगा तो ये क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Zm whose order divides n, यही होंगे। जस्ट ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन Zm यानी कि समीशन k डिवाइड्स n होगा और k ऑल्सो डिवाइड m। अगर k m को डिवाइड कर रहे हैं तो Zm में k ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा और इस k को m को भी डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो n का भी डिवाइजर होना चाहिए, m का भी डिवाइजर होना चाहिए, क्योंकि Zm में किसी फिक्स ऑर्डर का एलिमेंट तभी मिलेगा जब उस m को डिवाइड करेगा और वो n को भी डिवाइड करना चाहिए, तभी ये काउंटिंग करनी है। तो k शुड बी डिवाइजर ऑफ n और k शुड बी डिवाइजर ऑफ m। और k अगर m को डिवाइड कर रहा है तो Zm में k ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, phi ऑफ k। और दिस इज बेसिकली सेम एज k शुड डिवाइड GCD ऑफ n एंड m इज phi k। और किसी भी नंबर के डिवाइजर के अगर phi k फाइंड करोगे और ओवरऑल सम अप करोगे तो हमने साइक्लिक ग्रुप में डिस्कस करा था, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, GCD ऑफ n एंड m। k डिवाइड्स r और phi k अगर फाइंड करोगे उनका सम अप करोगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, GCD ऑफ m एंड n। तो ये हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Zn टू Zm, ठीक है। इसी टाइप से अगर मुझे 1 होमोमॉर्फिज्म काउंट करनी है वो कितनी होंगी, Zn से Zm पे 1 होमोमॉर्फिज्म, नंबर ऑफ 1 होमोमॉर्फिज्म। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन Zm हुज ऑर्डर इज n, ये तो काउंट करनी है। तो Zm में ऑर्डर n का एलिमेंट कब मिलेगा, जब n डिवाइड करेगा m को, तभी n ऑर्डर का एलिमेंट मिलेगा Zm में। और कितने एलिमेंट मिल जाएंगे, phi ऑफ n। और अगर n डज नॉट डिवाइड m है तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इस सेकंड को मैं यूज कर रहा हूं। तो डायरेक्टली Zn से Zm पे 1 होमोमॉर्फिज्म, जब n m को डिवाइड करेगा तो phi n, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट। और इसी टाइप से अगर नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म काउंट करनी है फ्रॉम अगेन Zn टू Zm, Zn से Zm पे ऑन टू होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करनी है, तो उसके लिए पहले जो G डैश होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, और G डैश का ऑर्डर G को ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। तो यहाँ G डैश फाइनाइट भी है, G डैश साइक्लिक भी है। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, जो M है वो N को डिवाइड करना चाहिए। और उस केस में कितनी होमोमॉर्फिज्म ऑन टू मिल जाएंगी, G डैश में जो जनरेटर्स हैं तो G डैश में जनरेटर कितने आएंगे, phi m, और m अगर n को डिवाइड नहीं करेगा तो 0। तो ये जो 3 केसेस हमने लिखे हैं ये पर्टिकुलर केसेस हैं इन तीनों केसेस का, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने बेसिकली डिस्कस किया नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप टू एनी ग्रुप, then number of homomorphism from finite cyclic group to any group, number of 1 homomorphism from finite cyclic group to any group, और number of onto homomorphism from any finite group to any group, ठीक है। तो इसी को हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म के बारे में, ठीक है। तो आप ट्राई करिए कि जितने भी ग्रुप हमने डिस्कस करे थे उनकी स्ट्रक्चर आप रीडअप करके आना, ताकि हम जो कैलकुलेशन है वो इजीली आप कर पाओगे। अगर मैं किसी भी
ग्रुप में कितने एलिमेंट है किस ऑर्डर के, अगर ये इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहा हूँ तो वो आपको क्विकली रिकॉल होनी चाहिए, अदरवाइज लेक्चर समझना प्रॉब्लम होगा आपके लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।